Dear students, let's have a fast forward revision of the concepts of homeostasis and coordination in plants. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो एक्चुअली 2 चैप्टर्स का डाटा है और छोटा छोटा डाटा है। सिंस इट्स रिलेटेड टू प्लांट्स तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको इकट्ठे ही कवर किया जाए। एक क्वेश्चन है, पहले हम होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन प्लांट्स के बारे में। और हमें कुल मिला के आज की क्लास में 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, वो कहता है डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और हम साथ साथ इनकी कंडीशंस डिस्क्राइब करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का जो इम्पैक्ट होता है प्लांट के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम स्टोमेटा को ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। अच्छा, तो ये ओपन होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन एयर स्पेसेस विद इन द लीफ। उनके लीफ के एयर स्पेसेस के अंदर अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड हो तो फिर ओपन होते हैं। क्यों ओपन होते हैं? ताकि वो अपने सराउंडिंग से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज इन करवा सकें। और लाइट के फॉर्म में क्यों होते हैं, ये ओपन होते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को हेल्प कर सके। तो ट्रांसपायरेशन को हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करने में हेल्प करते हैं। और ओवरऑल ये दोनों काम उनको इफेक्टिव तरीके से फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो ये एक एरिया हो गया। यहाँ पर देखो वो बता भी रहा है कि जब हमारे पास ये ओपन होते हैं तो हमारे लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और पानी लूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें ये डिस्कस करना होगा कि ये क्लोज किस चीज़ के रिस्पॉन्स में होते हैं। तो ये क्लोज होते हैं डार्कनेस के रिस्पॉन्स में। अगर डार्कनेस आ जाए तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड उनकी एयर स्पेसिस में हाई हो जाए तो वो क्लोज हो जाएंगे। आप में से जो पुराने बच्चे थे जिन्होंने C4 पढ़ा था, अब तो C4 प्लांट जो है वो निकल गया हमारे सिलेबस में से, वरना आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आती कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन समटाइम्स कैसे नुकसानदेह हो सकती है प्लांट्स के लिए। इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी लो हो जाए तो भी स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाती है और हाई टेम्परेचर हो जाए तो भी स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। और अगर पानी की अवेलेबिलिटी ना हो तो जो पानी नीचे रूट से आ रहा होता है कहीं वो हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा ना हो जाए, स्टोमेटा फिर भी क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मॉर्निंग टाइम में है ड्यूरिंग डे लाइट, उसका डिसएडवांटेज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज नहीं होता और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। और एडवांटेज ये है कि पानी लीफ के अंदर रिटेन हो जाता है, जो कि वाटर स्ट्रेस के टाइम में बाद अच्छा होता है। अगर इफ प्लांट इज नॉट गेटिंग एन एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर देन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन द मॉर्निंग टाइम हेल्प्स दैट प्लांट टू सर्वाइव वेल। अदरवाइज वो जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये एक एरिया है जिसपे वो आपसे सवाल पूछता है। इसमें वो आपसे पूछता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपका स्टोमेटा ओपन होता है और किसमें क्लोज होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये हमने कुल मिला के तकरीबन कैटर करके अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8 9 मार्क्स का डाटा आपका प्रिपेयर हो गया है। आप इसमें से अपना जो भी उन्होंने सवाल पूछा गया है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, और आपका 7 8 to 9 मार्क्स का ही डाटा प्रिपेयर हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच गार्ड सेल्स ओपन स्टोमेटा। अब ये जो मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें हमने बताना होता है कि गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को कैसे ओपन करते हैं, उसके अंदर मैं अभी आपको पहले पॉइंट वाइज समझाता हूँ और उसके बाद पॉइंट समझाने के बाद मैं आपको इसकी जो डायग्राम है वो दिखाता हूँ। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि प्रोटॉन्स are pumped in membranes of guard stage. नंबर 2, ये जो इसकी वजह से क्या होता है, इस पंप
these protons out of cells, and there is lower concentration of proton inside. और जब इसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी तो इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव देन आउटसाइड. इसकी वजह से क्या होता है? दिस फर्दर हेल्प्स टू ओपन पोटेशियम चैनल्स. पोटेशियम चैनल ओपन्स, और यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर से लिखना चाहिए क्योंकि इट्स अनदर पॉइंट. पोटेशियम स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड. पोटेशियम अंदर मूव करने लगता है. अब जब पोटेशियम अंदर मूव करता है, कैसे अंदर मूव कर रहा होता है? बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. और इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से जो हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं वो एंटर करने लगते हैं, और जिनकी वजह से जो 8th पॉइंट है, वाटर starts rushing inside, which makes the cell turgid and stomata opens. और यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि स्टोमेटा की ओपनिंग में अनइवन, यहाँ पे 11th पॉइंट है, uneven thickness of cell walls of guard cells channel. अदरवाइज की डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट देख. First point, ATP powered proton pump inside the cell membrane actively transport proton out of the guard cell. ये ATP यूटिलाइज, ये प्रोटॉन निकला बाहर. जब प्रोटॉन बाहर निकला, लो प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड कॉजेज पोटेशियम टू मूव इन. तो पोटेशियम अंदर जाने लगे. यदि पोटेशियम अंदर जाने लगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड लोअर्स द वाटर पोटेंशियल. ये देखिए वाटर पोटेंशियल लो हो गया, पानी अंदर मूव करने लगा. आपका एक गार्ड सेल जो है ये टर्जिड हो गया, और ये आपका स्टोमेटा तो पहले यहाँ पर क्लोज था तो यहाँ पर ओपन हो गया. आई थिंक इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Now we need to learn a couple of questions related to the hormone, plant hormone. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रोल ऑफ जिबरेलिन्स इन द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड. सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए. रोल ऑफ इन जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड. अब जो इसका डाटा प्रिपेयर हम करने वाले हैं वो 6 से 7 मार्क्स का डाटा होगा जो कि अभी हम प्रिपेयर. नंबर 1, आप बताएंगे
कि इन स्टार्ट seed is dormant and metabolically inactive. The seed metabolically inactive होता है. This second point, as water is absorbed, embryo produces जिब्रेलिन्स. जैसे ही ये पानी अब्जॉर्ब होता है एम्ब्रियो जिब्रेलिन बाहर. अब हम बताएंगे कि दिस जिब्रेलिन stimulates alluron layer to produce amylase. आई होप आपको अमाइलेज के बारे में जरूर पता हो. अब इन एंडोस्पर्म अमाइलेज क्या करता है? हाइड्रोलाइजेस starch to make maltose plus glucose. अब ये जो हमारे पास माल्टोज और ग्लूकोज है, इट इज यूज्ड बाय एम्ब्रियो फॉर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फॉर ग्रोथ. ग्रोथ से एनर्जी लेके आता. जल्दी यही पॉइंट्स जिब्रेलिन के बारे में आपने ये बताना है कि जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड्स में जो हमारे जिब्रेलिन्स हैं वो ये रोल प्ले करते हैं. अच्छा, अब अगला सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा ऑक्सीजन से बारे में. ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करता है? और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या रोल प्ले करता है. ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के लिए सेल एलांगेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है. पहले क्वेश्चन लिखते हैं. Explain the role of oxidants in cell elongation in plants. आंसर मुलायदा कीजिएगा. पहला पॉइंट आप ये लिखिए कि ऑक्सीजन जो है दे स्टिमुलेट प्रोटॉन पंप्स. कहां पर? इन सेल मेम्ब्रेन.
सेकंड पॉइंट, स्टिमुलेट किया प्रोटॉन पंप से, और जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पंप इनटू सेल वॉल using ATP by active transport। बहुत सारे पॉइंट बता दिए इन 2 लाइन। हमने यहाँ पर बता दिया टॉगलिंग क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करते हैं, एक पॉइंट ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, दूसरा पॉइंट प्रोटॉन पंप आउट होते हैं सेल वॉल में, तीसरा पॉइंट एनर्जी को यूज करके, चौथा पॉइंट बाय एक्टिव ट्रांसफर, पांचवा पॉइंट। तो इन 2 लाइंस में आपको 4-5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब जब प्रोटॉन जो है वो जाएंगे सेल वॉल में, तो सेल वॉल बिकम्स मोर एसिडिक। जब सेल वॉल एसिडिक हो जाती है तो हमारे पास 5 तरह के एंजाइम्स एक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सपेंसिन्स। एक्सपेंशन से एक्सपेंसिन, मैं यहाँ ब्रैकेट में एंजाइम्स लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक्सपेंसिस क्या है। एक्टिवेट, एक्सपेंसिन्स जो है एक्टिवेट होती हैं, और ये सेलुलोज के एक्टिवेट एंड स्टार्ट ब्रेकिंग bonds of cellulose microfibrils। जब ये सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स को तोड़ते हैं तो हमारे पास सेल वॉल becomes elastic। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वाटर एंटर्स द सेल, जब पानी एंटर होता है तो हमारे पास सेल जो है एक्सपैंड कर जाता है। सेल एक्सपैंड्स, ठीक है, और उससे सेल एलांगेशन होती है, और उस पर क्या होता है उसके बाद सेल के मैकेनिज्म, न्यू सेलुलोज is formed and coated on cell wall। जो न्यू सेलुलोज है उसको कोट कर दिया जाता है सेल वॉल की। इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट हैं एलांगेशन करवाना। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और वो ये कि एब्सिसिक एसिड जो है वो क्लोरीन ऑफ स्टोमेटा में क्या रोल प्ले करता है। रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ये प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन। अब प्लांट इस हार्मोन को सिक्रीट कब करते हैं, जब प्लांट को बहुत ज्यादा
ड्राई कंडीशंस मिल रही होती। अब ये ड्राई कंडीशंस मिलती हैं, एब्सिसिक एसिड जो है बाइंड्स विथ receptors on cell membrane या plasma membrane as you like, और इसकी मेम्ब्रेन पे गिरता है ऑफ गार्ड सेल्स। और जब ये गार्ड सेल्स के ऊपर जाकर एब्सिसिक एसिड बाइंड करता है, it inhibits pumping out of proton pumps, pumping out of proton and maintains high concentration of protons inside guard cells. इसके बाद दूसरा काम हम क्या करते हैं, ये कैल्शियम इनफ्लक्स को स्टिमुलेट करता है। इनफ्लक्स which overall results in increase in water potential of cell. गार्ड सेल्स का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। जब गार्ड सेल्स का वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर मूव्स आउट, और जब ये वाटर मूव आउट करता है तो गार्ड सेल का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और स्टोमेटाइज फ्लोज। And it is a very fast response. Within minutes, ये response आ जाता है।